नमस्कार। अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में हैं तो आपने ईपीएस का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा नंबर है ना जो किसी भी कंपनी की पूरी हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है। तो आज हम इसी अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस की पहेली को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशन के लिए है। इससे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये ईपीएस है क्या भला। फिर सीखेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद इसके ट्रेंड्स को एनालाइज करना समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ईपीएस के पीछे की असली कहानी क्या है और ये ओवरऑल पिक्चर में कहाँ फिट होता है। और आखिर में एक मजेदार क्विज से अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये अर्निंग पर शेयर होता क्या है? इसे समझने के लिए हमें एक इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा। देखिए, जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहे होते। हम असल में उस कंपनी में एक छोटे से पार्टनर, एक हिस्सेदार बन जाते हैं। और जब आप किसी बिजनेस में पार्टनर हैं तो जाहिर है उस बिजनेस के मुनाफे पर आपका भी हक बनता है। ईपीएस बस इसी हक का एक नंबर है। इसका सीधा सा मतलब है हर एक शेयर पर कंपनी ने कितनी कमाई की। सोचिए, अगर कंपनी अपना सारा का सारा प्रॉफिट अपने सभी पार्टनर्स यानी शेयर होल्डर्स में बांट दे, तो हर एक शेयर के हिस्से में कितना पैसा आएगा? बस वही अमाउंट है ईपीएस। अब कंपनियां ऐसा करती नहीं है, वो प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाती है। लेकिन ये नंबर हमें हर शेयर की अर्निंग पावर जरूर बताता है। अच्छा, अब जब हम इसका मतलब समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इस नंबर को निकाला कैसे जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला एकदम सीधा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचा, उसको कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दीजिए। अब ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स हैं जो पब्लिक, प्रमोटर्स और बड़े इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। चलिए इसे एक असली एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें सीडीएसएल का 2017 का ईपीएस निकालना है। तो स्टेप 1, हमें उस वक्त का मार्केट कैप और शेयर प्राइस चाहिए, जो था लगभग 3005 करोड़ रुपए और 287 रुपए। स्टेप 2, मार्केट कैप को शेयर प्राइस से डिवाइड करके हमें टोटल शेयर्स मिल गए, जो थे करीब 10.45 करोड़। स्टेप 3, अब हमें उस साल का नेट प्रॉफिट चाहिए, जो था करीब 67.85 करोड़। और बस आखिरी स्टेप, इस नेट प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड कर देंगे। और हमारा जवाब आ गया। सीडीएसएल का 2017 का ईपीएस था 6 रुपये 49 पैसे। देखा कितना आसान था इसे निकालना। वैसे एक अच्छी खबर यह है कि आपको यह मेहनत हर बार करने की जरूरत नहीं है। मनी कंट्रोल जैसी किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पर आपको यह नंबर रेडीमेड मिल जाता है, जिसे कहते हैं टीटीएम ईपीएस, मतलब पिछले 12 महीनों का ईपीएस। पर हाँ, ये जानना कि यह नंबर आता कहां से है, यह एक स्मार्ट इन्वेस्टर की निशानी है। किसी कंपनी का ईपीएस जान लेना तो बस शुरुआत है। असली कहानी एक अकेले नंबर में नहीं, बल्कि उसके ट्रेंड में छिपी होती है। चलिए देखते हैं कि इस ट्रेंड को कैसे पढ़ा जाए। तो एक सवाल उठता है, क्या किसी कंपनी का सिर्फ 1 साल का ईपीएस देखकर कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 1 साल का नंबर तो बस एक तस्वीर है, पूरी फिल्म नहीं। आप जरा इस चार्ट को देखिए। ये वो ट्रेंड है जिसकी तलाश हर इन्वेस्टर को होती है। एक ऐसी कंपनी जिसका ईपीएस साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। ये एक जबरदस्त पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि कंपनी ना सिर्फ प्रॉफिटेबल है, बल्कि वो लगातार ग्रो भी कर रही है। तो यहां से हमें क्या सीखना है? हमेशा कम से कम पिछले 5 से 10 साल का डेटा देखें। अगर ट्रेंड लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ईपीएस फंडामेंटल एनालिसिस का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। ईपीएस का बढ़ना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। हमें ये पता करना होगा कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। देखिए, ईपीएस बढ़ने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक है हेल्दी ग्रोथ, जो कंपनी के अच्छे बिजनेस, बढ़ती सेल्स और असली मुनाफे से आती है। और दूसरा रास्ता है रिस्की ग्रोथ, जो कि बहुत ज्यादा कर्ज लेकर बिजनेस को फैलाने से आती है। ऊपर से देखने पर दोनों में ईपीएस बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एक की नींव मजबूत है और दूसरे की खोखली। और यही बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई कंपनी सिर्फ कर्ज के दम पर अपना ईपीएस बढ़ा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
ये शॉर्ट टर्म में भले ही अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ईपीएस अपने आप में एक पावरफुल नंबर है, लेकिन इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि ये कई दूसरे जरूरी फाइनेंशियल रेशियोज की बुनियाद है। इनमें से सबसे जरूरी है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन का सबसे पॉपुलर तरीका है और इसे कैलकुलेट करने के लिए शेयर के प्राइस को ईपीएस से ही डिवाइड किया जाता है। मतलब एक मजबूत ईपीएस ही एक अच्छे वैल्यूएशन की नींव रखता है। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक छोटे से क्विज के जरिए अपनी लर्निंग को टेस्ट करते हैं। तैयार हो जाइए। पहला सवाल, ईपीएस में ई का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं ए इक्विटी, बी अर्निंग, सी एंटरप्राइज या डी एस्टीमेट। सही जवाब है बी अर्निंग। दूसरा सवाल, किसी कंपनी के कुल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की गणना कैसे की जाती है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सही जवाब है बी, मार्केट कैप को शेयर प्राइस से डिवाइड करके। तीसरा सवाल, 5 वर्षों में लगातार डैश ईपीएस ट्रेंड किसी कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आपके ऑप्शन हैं घटता हुआ, अस्थिर, स्थिर या बढ़ता हुआ। और सही जवाब है डी बढ़ता हुआ। चौथा सवाल, मजबूत बिजनेस परफॉर्मेंस के अलावा बढ़ते ईपीएस का एक संभावित खतरनाक कारण क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं। सही जवाब है सी अत्यधिक कर्ज लेना। और ये रहा आखिरी सवाल, ईपीएस किस अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय रेशियो की गणना के लिए एक प्रमुख घटक है? याद कीजिए, सही जवाब है ए पीई रेशियो। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको ईपीएस को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। देखने के लिए धन्यवाद।